इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड प्रथम हाथ में हथियार लिए घोड़े पर सवार था और सामने खड़े सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर को जोर जोर से ललकार रहा था। अगर किसी में हिम्मत है तो आओ, मुझसे आमने सामने मुकाबला करो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई भी मुस्लिम सिपाही आगे नहीं बढ़ा, जबकि रिचर्ड खुद दुश्मनों के बीच घिरा हुआ था और उसके साथ गिने चुने सिपाही ही बचे थे। फिर भी पूरा मैदान खामोश था। ये वही लश्कर था जिसने बैतुल मुकद्दस को सलीबियों से छीन लिया था, जिसने फलस्तीन और शाम में जीत के झंडे गाड़ दिए थे। तो फिर आज ये फौज इतनी कमजोर क्यों दिख रही थी? क्या ये सिर्फ थकान थी या फिर अंदर ही अंदर कुछ टूट चुका था? तीसरी क्रूसेड का असली फैसला आखिर किसके हक में गया? सलाहुद्दीन अय्यूबी या रिचर्ड द लायनहार्ट? क्या जेरूसलम दोबारा सलीबियों के कब्जे में गया या फिर मुस्लिम हुकूमत ही कायम रही? ये सब जानेंगे इस एपिसोड में। 1187 में बैतुल मुकद्दस की फतह के साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज की असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। वजह साफ थी, सुल्तान ने जीत के बाद अपने सैनिकों को लूटपाट की खुली इजाजत नहीं दी, जबकि उस दौर में ज्यादातर सिपाहियों की कमाई का यही जरिया होता था। उन्हें साल भर कोई पक्की तनख्वाह नहीं मिलती थी, बल्कि जंग जीतकर जो लूट मिलती थी उसी पर उनका गुजारा चलता था। लेकिन जब जेरूसलम और बाकी इलाकों की फतह के बावजूद उनके हाथ ज्यादा दौलत नहीं लगी, तो वही फौज जो कभी जीत का सहारा थी, अब धीरे धीरे बोझ बनती जा रही थी। लंबे अरसे से घर से दूर, भूख प्यास और थकान झेलते हुए कई सिपाही अब लड़ने का जज्बा खो चुके थे। और सिर्फ जोश से इतनी लंबी जंग नहीं लड़ी जा सकती, इसके लिए संसाधन और आराम भी जरूरी होते हैं। दूसरी तरफ यूरोप से आने वाली सलीबी फौजें ताजा दम, मजहबी जुनून से भरी हुई और बदले की आग में जल रही थीं, क्योंकि उनका सबसे पवित्र शहर उनसे छिन चुका था। ऐसे में सुल्तान को एक थकी हुई और टूटती हुई फौज के साथ एक बेहद जोशीले दुश्मन का सामना करना था। और खतरा सिर्फ हार का नहीं था, बल्कि अपनी ही फौज में बगावत का भी था। 1189 में सलीबी ताकतों ने औका शहर का घेराव कर लिया। समुद्र से जहाजों ने भी नाकाबंदी कर दी और अंदर मौजूद करीब 2700 मुस्लिम सिपाही मदद के लिए बार बार पुकारते रहे। शुरुआत में सुल्तान उनकी मदद नहीं कर सके, क्योंकि उनकी अपनी फौज कमजोर हो चुकी थी। उन्हें उम्मीद थी कि लंबा घेराव देखकर दुश्मन खुद थक जाएगा। लेकिन जब यह साफ हो गया कि सलीबी पीछे हटने वाले नहीं हैं, तो वो आखिरकार अपनी फौज लेकर आगा पहुंचे और दुश्मन को पीछे से घेर लिया। अब हालात ये थे कि शहर के अंदर मुस्लिम फौज, बाहर सलीबी लश्कर और उनके पीछे सुल्तान की फौज, तीनों आमने सामने थे। तीर चलते, छोटे मोटे हमले होते, लेकिन कोई फैसला नहीं निकल रहा था। इसी बीच सुल्तान की अपनी फौज बिखरने लगी। उनके भतीजे तक कुछ सरदार अपने दस्तों के साथ लौटने लगे। बाकी सैनिक भी सुस्त और बेदिल हो चुके थे। सुल्तान बार बार खुद आगे जाकर हौसला बढ़ाते, लेकिन जब तक वो सामने न हो, फौज कुछ करने को तैयार ही नहीं होती थी। यही वजह थी कि आका का घेराव महीनों नहीं, बल्कि लगभग 2 साल तक चलता रहा। एक तरफ शहर के अंदर फंसे मुस्लिम सिपाही उम्मीद लगाए बैठे थे कि सुल्तान उन्हें बचा लेंगे, और दूसरी तरफ बाहर खड़ी अयूबी फौज खुद इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो कोई फैसलाकुन हमला करने की हालत में नहीं थी। और यहीं से शुरू होता है उस जंग का सबसे दर्दनाक और निर्णायक दौर। 20 अप्रैल 1191 को फिलिप द्वितीय अपनी फौज के साथ आका पहुंच गया और सलीबी लश्कर की ताकत अचानक कई गुना बढ़ गई। लेकिन असली तूफान 8 जून को आया, जब रिचर्ड प्रथम ने अपनी आमद का ऐलान किया। वो साफ कहकर आया था कि वो बैतुल मुकद्दस को हर हाल में वापस लेकर जाएगा। इस मिशन के लिए उसने अपने मुल्क में सलाहुद्दीन टैक्स तक लगाया और एक जबरदस्त फौज तैयार करके आका पहुंच गया। अब मुकाबला सीधा सलाहुद्दीन अय्यूबी और यूरोप के सबसे ताकतवर बादशाहों के बीच था। रिचर्ड और फिलिप की कमान में सलीबी फौजों ने आका पर दिन रात हमले शुरू कर दिए। मंजनीकों से पत्थरों की बारिश होने लगी। विशाल घेराबंदी टॉवर तैयार किए गए जो शहर की दीवारों से भी ऊंचे थे, और किले की दीवारों को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई। दूसरी तरफ सुल्तान की हालत बिल्कुल अलग थी। उनकी फौज पहले ही थक चुकी थी और उनमें जोश की कमी साफ दिख रही थी। उनके हुक्म पर हमले तो होते, लेकिन इतने बिखरे और कमजोर कि उनका असर ना के बराबर रहता। करीब 20 साल से लगातार जंग लड़ते लड़ते सुल्तान खुद भी अब 50 साल के हो चुके थे। उनकी सेहत गिर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो आराम करने के बजाय घोड़े पर सवार होकर हर मोर्चे पर जाकर अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाते रहते थे। इतनी गर्मी में कि उनके जिस्म पर छाले तक पड़ चुके थे, मगर वो रुके नहीं।
इसी दौरान रिचर्ड प्रथम ने सुल्तान को मुलाकात का पैगाम भी भेजा, लेकिन सुल्तान ने जवाब दिया कि बादशाहों के लिए यह मुनासिब नहीं कि पहले मुलाकात करें और फिर एक दूसरे से जंग करें। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि उस दौर की शाही इज्जत और उसूलों की झलक थी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बुरी हालत आका के अंदर फंसे मुस्लिम सिपाहियों की थी। उनकी पोजीशन हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होती जा रही थी और अब वक्त बहुत कम बचा था। 2 जुलाई 1191 को आखिरकार सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक बेकरार, लगभग आखिरी उम्मीद वाला हमला सलीबी कैंप पर कर ही दिया। इतिहासकारों के मुताबिक उस दिन उन्होंने खाना तक नहीं खाया था। वो अपने सिपाहियों के बीच जाकर नम आंखों से बस एक ही बात कह रहे थे, जंग जारी रखो। लेकिन यह हमला भी पहले की तरह नाकाम रहा। और फिर 12 जुलाई, एक ऐसा लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया। एक भीगा हुआ तैराक समंदर चीरता हुआ दुश्मन की नजरों से बचकर आंखा से निकलकर सुल्तान के कैंप में पहुंचा। उसका पैगाम साफ था, शहर अब और नहीं टिक सकता। अगर कुछ घंटों में मदद नहीं मिली तो हमें सरेंडर करना पड़ेगा। सुल्तान ने तुरंत जवाब भेजा, किसी भी हालत में हथियार मत डालना, और साथ ही एक बड़े हमले की तैयारी का ऐलान भी कर दिया गया। लेकिन यहीं पर कहानी ने सबसे दर्दनाक मोड़ लिया। सुल्तान के अपने ही सरदारों और कमांडरों ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अब दुश्मन की ताकत इतनी बढ़ चुकी है, रिचर्ड प्रथम और फिलिप द्वितीय की फौजों के आने के बाद कोई भी हमला सीधा सीधा खुदकुशी होगा। ये सुनकर सुल्तान मायूस होकर लौट आए, और उधर आका के अंदर बैठे सिपाहियों ने जब ना कोई हमला देखा, ना कोई मदद आती दिखी, तो आखिरकार उन्होंने हथियार डाल दिए। लगभग 3000 लोग, सिपाही, औरतें और बच्चे, सभी सलीबियों के कैदी बन गए। रिचर्ड प्रथम और फिलिप द्वितीय ने शहर में दाखिल होकर कब्जा कर लिया और शर्तें रखीं, भारी सोना, कैदियों की रिहाई और यहां तक कि ट्रू क्रॉस भी वापस करने की मांग। वही ट्रू क्रॉस जिस पे जीसस को चढ़ाया गया, और अब वो अय्यूबियों के पास थी। सुल्तान को 30 दिन की मोहलत दी गई। आका की हार ने सुल्तान को अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने इन शर्तों को मान लिया, सिर्फ इसलिए ताकि उन हजारों कैदियों की जान बचाई जा सके। वो अपनी फौज के साथ पीछे हटे और वहीं से समझौते की तैयारी शुरू कर दी। यहां तक कि उन्होंने ट्रू क्रॉस को भी दमिश्क से मंगवाने का हुक्म दे दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है वो इस जंग को और भी ज्यादा खून खराबे और बेरहमी की तरफ धकेल देगा। उधर क्रूसेडर्स की सबसे बड़ी उलझन अब ये थी कि इस पूरी जंग की कमान आखिर किसके हाथ में होगी, रिचर्ड प्रथम या फिलिप द्वितीय। ये टकराव इतना बढ़ गया कि आखिरकार फिलिप ने इस मुहिम से खुद को अलग कर लिया और 21 जुलाई 1191 को फ्रांस वापस लौट गया। इसके बाद अब तीसरे क्रूसेड की पूरी जिम्मेदारी अकेले रिचर्ड के कंधों पर आ गई। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने समझौते के तहत रकम 3 किस्तों में देने का वादा किया, जिसमें पहली किस्त शायद तुरंत अदा भी कर दी गई थी। लेकिन सुल्तान की कोशिश थी कि बाकी रकम देने से पहले सभी मुस्लिम कैदियों को रिहा करवा लिया जाए। उधर रिचर्ड इसे वादा खिलाफी समझने लगा, क्योंकि ना पूरी रकम मिली थी, ना ट्रू क्रॉस वापस आया था। और फिर 20 अगस्त 1191, एक ऐसा दिन जिसने इस जंग को हमेशा के लिए बदल दिया। रिचर्ड प्रथम ने लगभग 3000 मुस्लिम कैदियों को आंखा से बाहर लाकर बेरहमी से कत्ल करवा दिया। ये सभी गैर मुसल्लह बेबस कैदी थे। इसके बाद रिचर्ड ने अपनी फौज को इकट्ठा किया, कुछ दस्ते आका में छोड़े और बाकी सेना के साथ समंदर के किनारे किनारे दक्षिण की ओर जाफा की तरफ कूच शुरू कर दिया। अब जंग का अगला मरहला शुरू होने वाला था, और यह पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। अब रिचर्ड प्रथम की मंजिल थी जाफा, करीब 130 किलोमीटर दूर एक अहम सागरी शहर। उसकी फौज समंदर के किनारे किनारे आगे बढ़ रही थी, और साथ ही समुद्र में उसका बेड़ा भी चल रहा था, जिससे उसे लगातार राशन और सप्लाई मिल रही थी। उधर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को 3000 कैदियों के कत्ल की खबर मिली तो वो गुस्से से भर उठे, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने दुश्मनों के साथ नरमी बरती थी। लेकिन ये कदम उनके लिए बेहद बेरहम और असहनीय था। उन्होंने बदला लेने का इरादा किया। हालांकि गुस्से में कुछ सलीबी कैदियों को भी मरवा दिया गया, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को संभाला और फिर से जंग की तैयारी में जुट गए। अब हालात ये थे कि दोनों लश्कर, मुस्लिम और सलीबी, समंदर के किनारे किनारे एक दूसरे के समानांतर चल रहे थे। बस कुछ किलोमीटर का फासला था। दोनों की तादाद भी लगभग बराबर थी, 20 से 30 हजार के बीच। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई भी सीधी जंग छेड़ने को तैयार नहीं था।
मुस्लिम फौजें साहिल के पास लड़ना नहीं चाहती थीं, क्योंकि वहां सलीबियों को अपने जहाजों से मदद मिल रही थी। वहीं सलीबी फौजें खुली जमीन में नहीं उतरना चाहती थीं, क्योंकि वहां वो आसानी से सलाहुद्दीन अय्यूबी की घेराबंदी का शिकार बन सकती थीं। इस पूरे सफर के दौरान अय्यूबी घुड़सवार बार बार दुश्मन के करीब आते, उन पर तीरों की बारिश करते और फिर पीछे हट जाते। कई बार तलवारों से भी जोरदार हमले किए गए। उनका मकसद साफ था, दुश्मन को उकसाकर उसकी फॉर्मेशन तोड़वाना और उसे खुले मैदान में खींच लाना। लेकिन रिचर्ड प्रथम इस चाल को अच्छी तरह समझ रहा था। उसने अपनी फौज को सख्त हुक्म दिया था, कोई भी सिपाही लाइन नहीं तोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरी सेना एक साथ अनुशासन में आगे बढ़ती रहेगी। यूं दोनों फौजें जाफा की तरफ बढ़ती रहीं। सुल्तान के तीरंदाज लगातार हमला करते रहे, लेकिन रिचर्ड प्रथम के सिपाहियों ने भारी फौलादी आर्मर पहन रखे थे। मुसलमानों के तीर उन आर्मरों में धंस तो जाते थे, लेकिन सिपाहियों को जख्मी नहीं कर पाते थे। कई कई तीर उनके जिस्म में गड़े हुए दिखाई देते थे। फिर भी वो बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे थे, जैसे उन पर इन हमलों का कोई असर ही नहीं हो रहा हो। इस हालात ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को और भी बेचैन कर दिया। उन्होंने जाफा से पहले अरसूफ के इलाके में एक निर्णायक हमले की योजना बनाई, एक ऐसा इलाका जहां घना जंगल था और दुश्मन पर अचानक हमला किया जा सकता था। सुल्तान अपनी फौज के साथ पहले ही वहां पहुंच गए और अपने सिपाहियों को जंगल में छुपा दिया। जैसे ही सलीबी लश्कर उस इलाके के करीब आया, मुसलमान अल्लाहू अकबर के नारों के साथ जंगल से निकले और दुश्मन पर टूट पड़े। भीषण जंग शुरू हो गई। दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। अय्यूबी फौजें बार बार हमला करती, फिर पीछे हट जाती, ताकि सलीबी फौज अपनी लाइन तोड़कर उनका पीछा करे और जाल में फंस जाए। लेकिन यहां भी रिचर्ड प्रथम ने सब्र और अनुशासन नहीं छोड़ा। उसकी फौज लगातार अपनी पोजीशन पर डटी रही और जाल में फंसने से बचती रही। हालांकि एक पल ऐसा जरूर आया जब मुस्लिम हमलों ने सलीबी फौज के पिछले हिस्से को बाकी सेना से अलग कर दिया। तीरों की जबरदस्त बारिश हुई और हालात ऐसे बने कि सलीबी तीरंदाजों को आगे आना पड़ा। इससे उनकी फॉर्मेशन टूट गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी चाहते थे। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। जैसे ही सलीबी फौज ने पलटकर चार्ज किया, मुस्लिम घुड़सवार तीरंदाज अपनी नई पोजीशन लेने के लिए घोड़ों से उतर रहे थे और इसी दौरान वो दुश्मन के सीधे हमले का शिकार बन गए। बड़ी संख्या में तीरंदाज वहीं मारे गए। उधर रिचर्ड प्रथम ने अपने पीछे के हिस्से को खतरे में देख तुरंत पूरी फौज को एक साथ हमला करने का हुक्म दे दिया। सलीबी सेना एकजुट होकर आगे बढ़ी और ऐसा जबरदस्त पलटवार किया कि अय्यूबी लश्कर की लाइनें बिखर गईं। मुस्लिम फौज पीछे हटने लगी। कुछ देर के लिए मैदान सलीबियों के हाथ में चला गया। हालांकि ये पूरी तरह हार नहीं थी, लेकिन सुल्तान को आखिरकार अपने लश्कर को समेटकर पीछे हटना पड़ा। जंगल ही उनका सहारा बना। यहां पर रिचर्ड प्रथम ने अपने दुश्मन का पीछा करना रोक दिया और फिर से साहिल के साथ साथ जाफा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की कोशिश के बावजूद ये जंग कोई नतीजा नहीं दे सकी। अय्यूबी लश्कर का बड़ा हिस्सा अब भी सलामत था और सुल्तान ने उन्हें दोबारा संगठित करना शुरू कर दिया। लेकिन अब दुश्मन को जाफा पहुंचने से रोकना नामुमकिन हो चुका था, क्योंकि रास्ते में अब कोई ऐसा मुकाम नहीं बचा था जहां से सरप्राइज हमला किया जा सके। आखिरकार जाफा पर सलीबियों का कब्जा हो गया। शहर में मौजूद मुस्लिम फौज पहले ही आका और अरसूफ के अंजाम से वाकिफ थी, इसलिए उन्होंने बिना लड़ाई के ही हथियार डाल दिए। अब जाफा रिचर्ड प्रथम का हेडक्वार्टर बन चुका था और आका से जाफा तक पूरी साहिली पट्टी सलीबियों के कब्जे में आ गई थी। इसका मतलब साफ था, अब वो कभी भी यरूशलेम या मिस्र की तरफ बढ़ सकते थे। ये दोनों ही जगहें सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए बेहद अहम थीं। यहीं से सुल्तान ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। अब उन्होंने सीधा हमला करने के बजाय दुश्मन को कमजोर करने की चाल चली। वो जाफा को बाईपास करते हुए मिस्र की तरफ बढ़े और रास्ते में आने वाले किलों, खास तौर पर कैला रमला को खुद ही गिरा दिया, ताकि दुश्मन के पास कहीं भी सुरक्षित ठिकाना ना बचे और उसे खुले मैदान में ही रहना पड़े, जहां उस पर हमला करना आसान हो। इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद यरूशलेम पहुंच गए, क्योंकि अब इस शहर की हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी थी। उन्होंने अपनी पूरी रणनीति डिफेंसिव कर दी। शहर की दीवारों को मजबूत किया जाने लगा। हर कमजोर हिस्से की मरम्मत शुरू हो गई। यहां तक कि सुल्तान खुद अपने बेटों के साथ ईंटें और पत्थर उठाकर दीवारें मजबूत करवा रहे थे, ताकि फौज में भी जोश बना रहे। उधर रिचर्ड प्रथम को जब यह खबर मिली कि रास्ते के किले गिरा दिए गए हैं,
और अब मिस्र की तरफ बढ़ना मुश्किल हो गया है, तो उसने अपना रुख सीधे अपने असली मकसद की तरफ मोड़ लिया, यरूशलेम। वो जाफा से आगे बढ़ते हुए रमला के करीब पहुंचा और कुछ ही दूरी से अब उसे उस शहर की दीवारें नजर आने लगी थीं, जिसके लिए ये पूरी जंग लड़ी जा रही थी। रमला के पास डेरा डाले रिचर्ड प्रथम की फौज बस एक कदम दूर थी। यरूशलेम उनकी नजरों के सामने था, लेकिन तभी जंग का सबसे बड़ा दुश्मन सामने आया, मौसम। लगातार बारिश ने मैदान को कीचड़ में बदल दिया, ठंडी हवाओं ने सिपाहियों की हिम्मत तोड़ दी और कुछ ही दिनों में हालात ऐसे हो गए कि आगे बढ़ना नामुमकिन लगने लगा। 3 महीनों तक बारिश, ठंड और तूफानों ने सलीबी लश्कर को जकड़ कर रखा। टेंट उड़ने लगे, राशन कम पड़ने लगा और फौज थककर टूटने लगी। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी भी खाली नहीं बैठे थे। उनकी हल्की घुड़सवार टुकड़ियां लगातार सलीबी लश्कर के इर्द गिर्द घूमती रहती, मौका मिलते ही हमला करती और फिर गायब हो जाती। ये छोटे छोटे हमले सलीबियों को चैन नहीं लेने दे रहे थे। जंग अब खुली भिड़ंत से ज्यादा थकाने वाली लड़ाई बन चुकी थी, लेकिन असली दरार सलीबी कैंप के अंदर पड़ चुकी थी। कुछ सरदार चाहते थे कि अभी तुरंत यरूशलेम पर हमला किया जाए, क्योंकि मौका हाथ से निकल सकता था। वहीं दूसरी तरफ कई लोग समझ चुके थे कि यह कदम भारी पड़ सकता है। सवाल उठने लगे, अगर शहर जीत भी लिया तो उसे बचाएगा कौन? यूरोप से आए हजारों सिपाही तो जियारत के बाद लौट जाएंगे। फिर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी दोबारा हमला करेंगे तो क्या उसे रोका जा सकेगा? इन सवालों ने आखिरकार रिचर्ड प्रथम को भी फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। उसने यरूशलेम का नक्शा मंगवाया, हालात का गहराई से जायजा लिया और फिर वो ऐलान किया जिसने पूरी तीसरी क्रूसेड का रुख बदल दिया। जब तक सलाहुद्दीन जिंदा है, यरूशलेम पर कब्जा करना मुमकिन नहीं। अब यहां से कहानी एकदम बदल जाती है। जिस जंग को यरूशलेम को वापस लेने के लिए शुरू किया गया था, उसी जंग में रिचर्ड प्रथम का हमला न करने का फैसला पूरी क्रूसेड की नींव हिला गया। सलीबी लश्कर के अंदर ही दरार पड़ गई, खास तौर पर फ्रांसीसी सिपाही जो अपने बादशाह फिलिप द्वितीय के लौट जाने के बाद भी इस उम्मीद में रुके थे कि वो अपना मुकद्दस शहर जीतेंगे, अब पूरी तरह मायूस और गुस्से में थे। उन्होंने अपना कैंप अलग कर लिया, खुलेआम रिचर्ड के खिलाफ आवाजें उठाने लगे, यहां तक कि उसे बुजदिल तक कहने लगे। और कुछ ही दिनों में वो आका लौटकर जहाजों के जरिए यूरोप वापस चले गए। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। रिचर्ड प्रथम को इंग्लैंड से भी बुरी खबरें मिलने लगीं। उनका भाई प्रिंस जॉन उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। अब रिचर्ड के लिए ये जंग सिर्फ बाहर की नहीं रही थी, घर भी खतरे में था। फिर भी वो तुरंत लौट नहीं सकते थे। अगर वो बिना किसी समझौते के वापस जाते तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जाफा और बाकी इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लेते और अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाती। दूसरी तरफ सुल्तान भी पूरी तरह से उन्हें बाहर निकालने की हालत में नहीं थे। न रिचर्ड के पास इतनी फौज बची थी कि वो आगे बढ़ सके और न सलाहुद्दीन के पास इतनी ताकत कि वो उन्हें पूरी तरह हरा सके। और इसी मोड़ पर यह जंग एक अजीब हालत में आकर रुक गई। ना कोई जीत पा रहा था, ना कोई हार मान रहा था। तीसरी क्रूसेड अब तलवारों से नहीं, समझौते की तरफ बढ़ रही थथी। रिचर्ड प्रथम रामला से लौटकर जाफा में जम गए और दोनों तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई ना होने की वजह से जंग ठहर सी गई। लेकिन जून 1192 में रिचर्ड को एक बड़ी कामयाबी मिली, जब मिस्र से सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए जा रहे भारी काफिले पर हमला करके उसने उसे लूट लिया। सोना चांदी, हथियार और करीब 3000 ऊंट उसके कब्जे में आ गए, जो सुल्तान के लिए बड़ा झटका था। इसके बाद भी सुल्तान यरूशलेम में अपनी पोजीशन पर डटे रहे। लेकिन जंग के इस ठहराव से परेशान होकर रिचर्ड ने फिर आगे बढ़ने का फैसला किया और जब वो रमला की तरफ बढ़ा तो खबर मिलते ही सलाहुद्दीन ने इलाके के पानी तक जहरीले करवा दिए और रातों रात फौज लेकर दुश्मन पर सरप्राइज हमला कर दिया। मगर सलीबी फौज ने तेजी से मोर्चा संभाल लिया और जबरदस्त टक्कर दी। इसी लड़ाई में रिचर्ड का घोड़ा मारा गया तो सुल्तान ने उसके लिए 2 घोड़े भेजकर यह पैगाम दिया कि बादशाह के लिए पैदल लड़ना मुनासिब नहीं। लेकिन घोड़े पर सवार होते ही रिचर्ड और भी भयानक तरीके से लड़ा और मुसलमानों को पीछे धकेल दिया। हालात यहां तक पहुंचे कि उसने खुद आगे बढ़कर एक हाथ में नेजा और दूसरे में लगाम थामे खुलेआम चुनौती दी कि कोई उसके सामने आकर 1 on 1 लड़े। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में सन्नाटा छा गया। सुल्तान बार बार हमले का हुक्म देते रहे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। सिर्फ उनके बेटे अल जाहिर गाजी ने कुछ सिपाहियों के साथ कोशिश की, लेकिन वो भी सलीबियों के सामने टिक नहीं पाए और पीछे हटना पड़ा। आखिरकार हालात ऐसे बन गए
कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपनी फौज पीछे हटानी पड़ी, क्योंकि उनके सिपाही अब लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जबकि दूसरी तरफ रिचर्ड प्रथम के पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो खुद हमला कर सके। यानी दोनों फौजें डिफेंसिव पोजीशन में फंस चुकी थीं और समझ चुकी थीं कि अब जंग को लंबा खींचने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए मजबूर होकर दोनों ने बातचीत का रास्ता चुना। ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि पहले भी कई बार बातचीत हो चुकी थी और सुल्तान के भाई अलादिल और रिचर्ड के बीच अच्छी दोस्ती तक बन गई थी। लेकिन हर बार शर्तों पर सहमति नहीं बन पाती थी और अब 1192 की आखिरी बातचीत में भी वही टकराव सामने आया, जब रिचर्ड ने यरूशलेम मांगते हुए धमकी दी कि अगर शहर नहीं मिला तो वो यहीं रुककर तबाही मचाएगा, जबकि सलाहुद्दीन ने साफ इनकार कर दिया कि यरूशलेम किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा। और इसी के साथ जंग एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई जहां या तो आखिरी निर्णायक लड़ाई होती या इतिहास बदल देने वाला समझौता। 13वीं सदी में सलाहुद्दीन अय्यूबी और रिचर्ड प्रथम जैसी शख्सियतों के बाद वैसी कोई बड़ी कामयाबी दोबारा देखने को नहीं मिली। लेकिन मुसलमानों और सलीबियों के बीच जंग यहीं खत्म नहीं हुई। 1250 में ममलूक सल्तनत ने मिस्र में सत्ता संभाली और धीरे धीरे फलस्तीन और शाम के सलीबी किलों को खत्म करना शुरू कर दिया। फिर 1268 में बैबरस ने एक के बाद एक अहम किले फतह किए और सलीबी ताकत को कमजोर कर दिया। इसके बाद 1289 में त्रिपोली और फिर 1291 में अल अशरफ खलील ने आखिरी बड़ा गढ़ आका भी जीत लिया और इसके साथ ही सलीबियों का करीब 3 सदियों पुराना कब्जा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसी के साथ क्रूसेड्स की वो लंबी और खून से भरी दास्तान जो पोप अर्बन द्वितीय के ऐलान से शुरू हुई थी, इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर शुरू कैसे हुई थी और कैसे एक पुकार ने पूरी दुनिया को जंग में झोंक दिया, तो पूरी सीरीज शुरू से जरूर देखें। और अगर आपको ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं तो इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 वाली हमारी सीरीज भी मिस मत कीजिए।